Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video lecture of our series जो हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने कुछ टॉपिक्स इसके पढ़े थे। पिछली बार हमने नेपोलियन का पढ़ा था, नेपोलियनिक कोड वगैरह। दैट मस्ट बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। जो आज हमें पढ़ना है aristocracy and middle class. What is aristocracy and what is middle class? जो ये पार्ट है ये एक आइडिया का पार्ट है, मतलब ये कंसेप्ट का पार्ट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था नेपोलियन का, दैट वाज स्टोरी पार्ट। अब ये जो है ये आइडिया पार्ट है। इसका पढ़ेंगे हम। ये एरिस्टोक्रेसी क्या होता है और मिडिल क्लास क्या होता है। दे मस्ट बी डिफर्ड, अलग करने हैं एक दूसरे से। पहले एरिस्टोक्रेसी। They were socially and politically dominant class who were landed aristocrats. So, जो ये थे एरिस्टोक्रेसी, ये वो लोग थे जो कि सोशली और पॉलिटिकली डोमिनेंट थे। इनको मतलब जो किंग मोनार्क वगैरह थे उनके साथ अच्छी तालमेल होती थी, अच्छी बातचीत होती थी, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से होती थी। और ये डोमिनेंट क्लास था पॉलिटिकली और सोशली भी। सोशली कैसे था ये, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। और पॉलिटिकली कैसे था, इनका मतलब बहुत ज़्यादा था, बातचीत बहुत ऊपर थी किंग वगैरह के साथ, बिकॉज इनके पास पैसा होता था। और किंग इनको कुछ लैंड देता था विच दे यूज टू, मतलब सर्फ्स को देते थे या फ्यूडल सिस्टम अप्लाई करते थे, बाय विच इनको भी पैसा मिलता था और ये फिर किंग को उसका शेयर देते थे। ये पहला पॉइंट, दे वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि जो पूरे फ्रांस या पूरे यूरोप के जो थे एरिस्टोक्रेसी, वो आपने समझा होगा एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं। वो जो थे वो आपस में मिले हुए थे बाय कॉमन वे। मतलब एक एरिस्टोक्रेट जो है और दूसरा एरिस्टोक्रेट, उनके पास कोई ना कोई तालमेल जरूर होता था। सबसे कॉमन क्या था, एस्टेट्स इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। एस्टेट्स एंड कंट्री साइड। पहले कंट्री साइड क्या होता है, एट्थ में आपने पढ़ा था रूलिंग द कंट्री साइड, जो कि ब्रिटिश कैसे उन्होंने कैसे किया रूल कंट्री साइड को। यहाँ पे इनका मतलब ये होता है कि इनके पास कंट्री साइड एरियाज में क्या होते थे, एस्टेट्स या जमीन होता था या घर होते थे, जस्ट चिल आउट देयर जब उनको जरूरत होगी। ये है और एक पॉइंट। उसके बाद स्पोक फ्रेंच। इसका मतलब ये है कि वो बाकी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते थे। फ्रेंच वॉज मेड एन एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज। आजकल के ज़माने में कोई एरिस्टोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल टू शो रॉयल्टी वो यूज़ इंग्लिश या हम उर्दू कभी कभी, या अगर कहीं पे कॉमन कोई और लैंग्वेज होती वो यूज़ इंग्लिश। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग वो डू। इसके बाद टाइड बाय मैरिज। इसका मतलब ये है कि इनके पास मतलब जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपनी बेटी या बेटे की शादी कोई और एरिस्टोक्रेट की घर पे ही करते थे। वो कहीं इन बाकियों के घर में नहीं जाते थे। दे जस्ट यूज टू मैरी देयर डॉटर्स और सन्स इन अदर एरिस्टोक्रेट फैमिलीज, बट दे वर न्यूमेरिकली लेस। With all these, they were socially, politically dominant, united by a common way, had town halls, had estates, had a lot of power, and still they were numerically less. Because ये पता ही है कि अगर कहीं कोई भी जगह हो वहाँ पे अमीरी या गरीबी हो, अमीर बहुत कम होते हैं, गरीब बहुत ज़्यादा होते हैं। और इंडिया के बारे में भी यही कहा जाता है कि 99% जो पीपल है, दे होल्ड 1% ऑफ द वेल्थ एंड 1% होल्ड 99% ऑफ द वेल्थ। दिस इज नोन। इसको हम ये भी कैपिटलिस्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटलिज्म था कि जो गरीब थे वो और गरीब होते थे और अमीर होते थे। और ये बट दे वर न्यूमेरिकली लेस। और जो लैंड था उस एरिया का, फ्रांस का लैंड, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। जो वेस्ट में था, वेस्ट में टेनेंट्स या स्मॉल पीजेंट्स थे। इसका मतलब ये है कि जो वेस्ट एरिया था फ्रांस का, वहां पे जो जमीन थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीजेंट्स। मतलब वहां पे एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, वहां पे पीजेंट्स थे छोटे छोटे, और वो वहां पे कल्टिवेशन करते थे और अपना गुजारा करते थे। वाइल एज इन ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप क्या था, वहां पे वास्ट एस्टेट्स कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। वहां पे सर्वडम का सिस्टम चलता था। वहां पे किंग किसी को जमीन देता था, किसी छोटे किंग को, और वो एम्परर किंग को देता था। और जो किंग था वो वहां पे पेजेंट्स वगैरह को शुरू करवाता था काम वहां पे और अपने पैसे कमाता है। अब पढ़ेंगे हम हु आर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास पहले हम पढ़ेंगे कि इमर्ज कैसे हुआ, क्योंकि हमने आज तक देखा कि
जो एक सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू ओनली टू पार्ट्स या ओनली थ्री पार्ट्स दैट वर, पहला था नोबिलिटी और एक था क्लर्जी एंड थर्ड वाज जो पेजेंट्री थे। अब जो एक पार्ट था दैट वर प्रीस्ट, दूसरे लैंडलॉर्ड्स और तीसरे गरीब बाकी। बट नाउ वी सी कि एक और क्लास आ गया इनके बिटवीन, मतलब नोबिलिटी तो खत्म हो गई थी बट नाउ ये थी कि या क्लर्जी खत्म हो गई थी, नाउ इट वाज बिटवीन लैंडलॉर्ड्स या सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट जो पीसेंट्स थे। सो अनदर क्लास इमर्ज, वो न इतने गरीब थे ना इतने अमीर थे। सो हाउ डिड दैट इमर्ज, हम पढ़ेंगे कि इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड meant growth of towns and emergence of middle class. So वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप जो था वहां पे क्या बने, वहां पे इंडस्ट्रीज और ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश हो गया। दैट कि एक और पार्ट बना, एक टाउन्स बन गए, मतलब जहां पे ट्रेड का हब होता था एंड इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, और दैट caused an emergence of another class, the class between landlords and the peasantry, that was middle class. Now अब मिडिल क्लास जो थे हमने यहाँ पे पढ़ा ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट वाज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आ गई उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुले, एवरीथिंग स्टार्टेड टू गेट मॉडर्नाइज एंड सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में, फ्रांस और जर्मनी में आ गई 19th सेंचुरी में। यह हमें याद रखना है क्योंकि इस पे कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है जरूर। इसके बाद among these classes ideas of national unity followed and end of aristocratic privileges। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि among these classes, पहले इतना पढ़ना है among these class मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके दिमाग में क्या गया, आइडियाज, पहले आइडियाज अलग, ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोड, पहले ये पहला आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। अब इनको क्यों नेशनल यूनिटी की जरूरत थी, जैसे हमने पढ़ा कि जो नेपोलियन था उसने क्या किया, उसने जो बीच के पाथवेज थे जो कि इंटरनल जो टैक्सेस थे वो उसे एबॉलिश किए। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए वो चाहते थे कि अगर एक नेशन हम यूनाइट करेंगे वी विल हैव टू गिव लेस टैक्स विच विल इंक्लूड कि हमें प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक पॉइंट एंड एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, ये दो आइडियाज, एरिस्टोक्रेट हमने पढ़ा था और जो उनको प्रिविलेज मिलते थे वो भी हमने पढ़ा था। दे वर सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, इज्जत बहुत ज़्यादा थी एंड दे वांटेड टू एंड दिस। अब हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे, एरिस्टोक्रेट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, या हम मिडिल क्लास को आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि इनको क्या क्या फर्क है, क्या क्या सिमिलैरिटी। नाउ कंपैरिजन, लेट्स स्टार्ट एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी रिच दे वर, बट मिडिल क्लास जो थे उन्होंने ट्रेड किया और उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रिविलेज्ड एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि जो एरिस्टोक्रेसी थे दे वर प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि जिसका भी एरिस्टोक्रेट फैमिली में बर्थ हुआ, जन्म हुआ, दे वर प्रिविलेज्ड, उनके पास जमीन थी, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंस थी और शादियां भी होती थी अमीर अमीर खानदानों में, ये था। और बट जो मिडिल क्लास थे दे वांटेड एजुकेशन, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने अपना दिमाग लिबरल बनाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो ये थे एरिस्टोक्रेसी थी दे वर अपर क्लास एंड कंजर्वेटिव्स, व्हाइल एज जो मिडिल क्लास थे दे वर लिबरल्स एंड वांटेड चेंज। और कंजर्वेटिव और लिबरल क्या हो गया, कंजर्वेटिव ये थे दे वांटेड कि पुराने जमाने का सिस्टम चला रहे और हमें नया सिस्टम नहीं जरूरत है, व्हाइल एज मिडिल क्लास जो थे दे वांटेड चेंज कि हमें नेशनल यूनिटी वगैरह जरूरत है, इक्वल राइट्स फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल, जो कि इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंसेस ये तीन थे। अगर आप ये तीन याद करोगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया 2-3 मार्क्स में, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। मगर अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 5-6 मार्क्स का, यू विल हैव टू एक्सपैंड इट योरसेल्फ कि जो ये थे एरिस्टोक्रेसी दे वर रिच बिकॉज उनके पास ये था वो था, और मिडिल क्लास जो थे उन्होंने इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एजुकेशन वगैरह की। यू हैव टू एक्सपैंड इट योरसेल्फ, जो कि बहुत आसान है, आपको आना चाहिए क्योंकि आप 10th में चले हो, मैट्रिक देना है इस साल, इसीलिए। अब जो ये हमारा टॉपिक है ये खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म का मतलब, व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म मीन, जो इसके बाद टॉपिक है। सो उसके बाद मिलते हैं।
आप वापस आइएगा ज़रूरी। उमर वर्स इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।